मेरे ख्याल से मोस्टली स्टूडेंट्स आ चुके हैं, हम स्टार्ट करते हैं। अगर कोई रिक्वेस्ट बीच में आती भी हैं तो मुझे शो हो जाएंगी, तो मैं साथ साथ ऐड करती चलूंगी। स्क्रीन शो हो रही है आपको स्टूडेंट्स? यस मैम। ओके। अभी तक हमने जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं उसमें हमने इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा है, एंड देन हमने कम्युनिटी बिल्डिंग तक के बारे में। अब तक हमने बिफोर मिड जितने भी टॉपिक्स हम लोगों के थे वो कम्युनिटी बिल्डिंग तक के थे। कम्युनिटी से आगे हम लोग बात आगे करेंगे अब सोशल सिस्टम की। कम्युनिटी ऑब्वियसली जब भी कहीं की भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कम्युनिटी जब डेवलप होती है तो वो आपस में सोशलाइज करते हैं। सोशलाइज मतलब कि वो आपस में उनका इंटरेक्शन होता है और डिफरेंट तरह से डिफरेंट सिनेरियोज में डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में उनका आपस में इंटरेक्शन होता है। ठीक है, अगर हम लोग अब सोशल सिस्टम की बात करेंगे तो हम अब एज यहाँ पर अगर हम मेन सिटी की बात करें अपनी, या फिर एज अ कंट्री की बात करें, तो हम एक कंट्री में रहते हुए, हम एक नेशन होते हुए एक सोशल सिस्टम हमारा यहाँ का डेवलप्ड है। अब सोशल सिस्टम जो है वो वेरी करता है एरिया वाइज, रीजन वाइज, या फिर हम देखें तो अगर, या फिर हमारा जितना डिफरेंट सिनेरियोज हैं हम डिफरेंट लेवल्स पे उनको हम लोग डिवाइड करते हैं। डिफरेंट लेवल्स पे मतलब कि अगर हम लोग सिर्फ फैसलाबाद की बात करें तो वहाँ के तो जो हम लोगों का सोशल सिस्टम है वो डिफरेंट है किसी और सिटी से। अगर हम लोग अभी अपने प्रोविंस लेवल की बात करें, प्रोविंशियल लेवल पे बात करें, तो प्रोविंशियल लेवल पे हम लोगों का सोशल सिस्टम डिफरेंट होगा, एंड देन उसके बाद इस तरह से ही कंट्री वाइज। ठीक है, तो सोशल सिस्टम और इकोसिस्टम का आपस में इंटरेक्शन। सोशल सिस्टम मैंने आपको जैसे कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताया है कि सोशल सिस्टम जैसे ही कोई कम्युनिटी डेवलप होती है, कोई भी जो कम्युनिटीज हैं वो आपस में इंटरेक्ट करती हैं, तो वहाँ की जो प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स के अलावा जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी स्टडी जो है वो हम लोग करेंगे इसमें। और जो सोशल सिस्टम या सोसाइटी जो बन रही है उस सोसाइटी के क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि इकोसिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हुए वो या उसको बेनिफिट दे रही हैं या फिर वो एडवर्स इफेक्ट उसके ऊपर डाल रही हैं। अब आगे हम लोग नेक्स्ट आगे जो पढ़ेंगे वो है कि आपने जब देखा कि अब सोसाइटी में कम्युनिटी जो है वो एक तरह से वजूद में आ चुकी हुई है, तो मॉडर्न सोसाइटी की प्रॉब्लम्स जो हैं वो मॉडर्न है। पहले क्या था कि पहले जब कभी लोग कबीलों की फॉर्म में रहे थे तो उस टाइम पर उनकी प्रॉब्लम्स कुछ और थे कि उनका कोई एग्रीकल्चर प्रॉब्लम है, उनका उस टाइम पर वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना नहीं थी उस टाइम पर। उस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस था। जो अटैक्स थे फौरन वो बाहर से सिर्फ वो होते थे कि लोग एक कबीले दूसरे कबीले के ऊपर वो अटैक करते थे। उनकी प्रॉब्लम्स डिफरेंट थी। अब जो मॉडर्न सोसाइटी की प्रॉब्लम्स है उसमें हम लोगों का जो मेन जो हम लोगों का एजेंडा है, जो मेन इशू है वो है कि कुछ चीज़ें हैं जो कि मैन मेड ही हैं, कुछ भी नहीं बल्कि मोस्टली। क्योंकि इंसान जो है जब भी सोसाइटी बिल्डअप करता है, सोसाइटी के साथ जब इकोसिस्टम आता है हम लोग ऐड करेंगे ऑब्वियसली इकोसिस्टम, वहाँ का आपस का इंटरेक्शन जो है किसी भी इन्वायरमेंट का, किसी भी जगह के एबायोटिक फैक्टर्स का उस सोसाइटी के लोगों के साथ जो इंटरेक्शन है, जो सोसाइटी उस इकोसिस्टम को दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं। इनपुट में अब हम लोग किस तरह से चीज़ें देख सकते हैं, जैसे कि आपको भी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ती जा रही है और पॉपुलेशन इंक्रीज की वजह से जितना अर्बनाइजेशन बढ़ती जा रही है, वो सब चीज़ें जो हैं वो इंसान इनपुट दे रहा है एक अपने इकोसिस्टम में। अगर तो इंसान जो है, जो ह्यूमन बींग्स हैं, वो उस सोसाइटी के जो लोग हैं वो अपना इनपुट जो डाल रहे हैं उस एरिया में, वो चीज़ खुद वो रिस्पॉन्सिबली नहीं देखते उस चीज़ को। ठीक है, वो एज अ वहाँ की सोसाइटी के मेंबर होते हुए उस चीज़ को वो अपना रोल प्ले नहीं करते हैं, तो क्या होता है कि वो मॉडर्न सोसाइटी की प्रॉब्लम्स बन जाती हैं। अब डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स हैं जो कि आगे आपस में ह्यूमन बींग्स के ऊपर ही उस इन्वायरमेंट को भी इफेक्ट करती हैं, ह्यूमन बींग की सोसाइटी को भी इफेक्ट करती हैं, एंड देन उसकी इकोनॉमी को भी इफेक्ट करती हैं। अच्छा, अब कुछ मेरे सामने यहाँ पे चार्ट ऐड किया हुआ है। अब चार्ट किस तरह हम लोग उसको रीड करेंगे, अब तीन चीज़ें हैं। इकोनॉमी है, इकोनॉमी ज़रूरी है किसी भी जगह की, किसी भी न्यू जो डेवलप्ड कंट्री है उसके लिए, इकोनॉमी के लिए जितनी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो इम्पॉर्टेंट है उस सोसाइटी के लिए, वहाँ की सोसाइटी के लिए। लेकिन
उसके साथ साथ जो वहाँ का इन्वायरमेंट है, जो कि ह्यूमन बींग्स, जो वहाँ के लोग रहने वाले हैं, उनकी सेहत पे, उनके मेंटल हेल्थ पे, उनकी फिजिकल हेल्थ पे इफेक्ट करता है। ये 3 चीज़ें अगर आपस में कोऑर्डिनेट करके ना चलाई जाएं, ठीक है, ये अगर सोसाइटी और इकोनॉमी जब आपस में रन हो रही है तो इन्वायरमेंट को मेनली अपनी फोकस ना रखा जाए माइंड में, तो क्या होता है कि वो चीज़ें जो हैं, जो सोसाइटी इनपुट दे रही है इन्वायरमेंट को, उसका आउटपुट जो है वो एडवर्स इफेक्ट्स में, बुरी चीज़ों में आ सकता है। अब वो किस तरह से, अगर हम सोसाइटी की बात करें कि किसी भी जगह की सोसाइटी जो है उसने किसी के जो वहाँ के लोग हैं, उन्होंने अपनी डेवलपमेंट के लिए क्या किया कि उन्होंने एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया है, और उससे पहले उन्होंने नहीं देखा कि एग्रीकल्चर लैंड जो है वो कितना आउटपुट या कितनी उससे वहाँ के कितने लोग जो हैं वहाँ से उससे फैसिलिटेट हो रहे हैं, कितनी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो है वो वहाँ से इस्तेमाल हो रही हैं, कितना अनाज वहाँ से ऑलरेडी आ रहा था उस जगह से। अब वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, यानी कि नई इंडस्ट्री को डालने के लिए वो वहाँ पर बेशक वो वहाँ पर अपनी नई इंडस्ट्री तो बिल्डअप कर रहे हैं, उसके ऑल्टरनेटिव पे उन्होंने कोई भी ट्रीज नहीं लगाए, उन्होंने कोई भी जो फॉरेस्टेशन उसके ऊपर फोकस नहीं रखा, उन्होंने वहाँ की ग्रीनरी पे फोकस नहीं रखा। तो क्या होगा कि वहाँ का इन्वायरमेंटल इफेक्ट जो है, वो जो इन्वायरमेंटल जो सिचुएशन है वो चेंज हो जाएगी। एंड देन उसके बाद अब इकोनॉमी में अगर हम लोग इंडस्ट्री की बात करते हैं, अब इंडस्ट्री में जब भी कोई जहाँ कहीं पे भी किसी भी सिटी या किसी भी एरिया में जब भी कोई इंडस्ट्री लगाई जाती है तो ऑब्वियसली उसका कोई ना कोई तो प्रोडक्ट होगा, या सर्विस देगी या प्रोडक्ट देगी, ठीक है, या प्रोडक्ट की प्रोडक्शन वहाँ चल रही है। अब जो प्रोडक्ट की प्रोडक्शन वहाँ पे चल रही है, उसकी प्रोडक्ट जब भी कोई बिल्डअप होती है किसी भी इंडस्ट्री में, तो उसका वेस्ट मटेरियल भी होता है, डेफिनेटली होता है। अगर वो वेस्ट मटेरियल रिसाइकेबल नहीं है, अगर वो वेस्ट मटेरियल सस्टेनेबल नहीं है, अगर वो वेस्टेबल मटेरियल जितना भी है उस प्रोडक्ट का, किसी भी प्रोडक्ट का, वो यूजफुल नहीं है, रिपर्पसफुल नहीं है, तो वो एट द एंड कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट का पार्ट बनेगा ही। चाहे वो प्लास्टिक है, चाहे वो कार्बन्स हैं, प्लूटेंट्स जिनको हम लोग बोलेंगे, या फिर वो स्मोक है, या फिर वो वहाँ का जो केमिकल वाला पानी है ड्रेनेज में से होता हुआ इन्वायरमेंट का हिस्सा बनेगा, अगर जो वहाँ की इंडस्ट्री है वो किसी तरह का कोई भी इस पर फोकस नहीं करेगी कि किस तरह से इन्वायरमेंट जो है उसको हम लोग बचा सकें, या इर्द गिर्द का जो इन्वायरमेंट है, इर्द गिर्द की जो एग्रीकल्चर लैंड है या इन्वायरमेंट है, वो उससे इफेक्ट ना हो। अब जितने भी जो इसके वेस्ट है, जितना भी उसका रन ऑफ मटेरियल है, उसकी जो गैसेस हैं, एमिशंस हैं उनके, वो सब चीज़ें जो हैं जब वो इन्वायरमेंट का पार्ट बनेंगी तो वो रिसाइकिल हो सकती हैं क्या? अगर वो रिसाइकिल हो सकती हैं तो वो केमिकल्स क्या होंगे कि वो दोबारा से इन्वायरमेंट का पार्ट से वो सोसाइटी के अंदर एंटर होंगे। अब वो किस तरह से एंटर होंगे सोसाइटी के अंदर, किस तरह से जितने केमिकल्स हैं वो डिफरेंट जब बारिशें होती हैं, ठीक है, वही पानी जो कि जो इन्वायरमेंट उस फैक्टर में हमने देखेंगे, वही पानी जो कि एक इंडस्ट्री का किसी भी करीबी नदी नाले या ज़मीन से भी इवन जो है वो अगर वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और उसके बाद वही पानी जो है वो दोबारा से, आपको पता है कि इवेपोरेशन के ज़रिए दोबारा से जब वो पार्ट बनेगा, या फिर वही नदी नाला आगे कहीं जाकर किसी बड़ी समुद्र को जाकर वो दरिया को जाकर वो कनेक्ट करेगा, तो सब के सब केमिकल्स जो है वो आगे ट्रांसफर हो जाएंगे। वहाँ की जो क्वेटिक लाइफ है वो तो हर्ट होगी ही, वो तो इफेक्ट होगी ही, लेकिन वही केमिकल दोबारा से जब समुंदर या दरिया का हिस्सा बनेंगे तो क्या होगा कि वही पानी दोबारा से अब यूज हो रहा है, रिसाइकिल हो रहा है। ऑब्वियसली वो पानी जब जमीन में से ही आगे जाता रहेगा, तो हम जब दोबारा से उसको कहीं ना कहीं से दोबारा पानी को निकालेंगे पंप्स के जरिए, तो केमिकल दोबारा से हम लोगों तक आउटपुट की फॉर्म में आएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट आगे हम सारा जो इन्वायरमेंटल हमने बिहेवियर पढ़ा है, इंटरेक्शन पढ़ा है, हम उसको और आगे डेप्थ में जाकर नेक्स्ट आगे हम लोग उसको हम लोग थॉरली पढ़ेंगे कि किस तरह से डिफरेंट ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जो कि इन्वायरमेंट को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रही हैं डिफरेंट सिनेरियोज में। अगर हम लोग यहाँ देखें, नेक्स्ट जो मैंने आपके साथ स्लाइड शेयर किया है उसमें है क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एक्टिविटीज एंड इन्वायरमेंटल बिहेवियर। अब इन्वायरमेंटल बिहेवियर ह्यूमन एक्टिविटीज में सबसे पहली बात आती है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं, उनके ऐसे कौन कौन से करतूत हैं जो कि
आपके इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं, और किसी भी एक एरिया की जो हैबिटेट है उसको वो किस तरह से उसके ऊपर अफेक्ट कर रहे हैं, कि वहाँ के जो लोग, बेशक जिंदा जो वहाँ के लोग ऑलरेडी वहाँ रह रहे हैं, बेशक वहाँ की जो जानदार चीज़ें हैं वहाँ पे वो कैसे अफेक्ट हो रही हैं, ठीक है। उसमें हम लोग एनिमल्स लेके आ सकते हैं, वहाँ के हम लोग बैक्टीरिया जो, क्योंकि वो जो सॉइल है वो यूज़ कर रहे हैं हम लोग ह्यूमन बींग्स, तो जो सॉइल है उसमें क्या बैक्टीरिया जो है उसका चेंज हो रहा है, सॉइल की जितनी भी केमिकल कॉम्पोजिशन है वो कैसे चेंज हो रही है, और उसके अलावा जो इर्द गिर्द की जो इन्वायरमेंट है, जो उसके वहाँ की जो जितने भी प्लांट्स हैं वो कैसे अफेक्ट हो रहे हैं। तो एक्सपेंशन ऑफ, सबसे पहले आता है एक्सपेंशन ऑफ कल्टिवेटेड एरिया। अब ये हम ह्यूमन एक्टिविटीज और साथ साथ इन्वायरमेंट को जो हम देख रहे हैं कि किस तरह से ह्यूमन एक्टिविटी को साथ साथ एक एक्टिविटी का इफेक्ट पड़ रहा है इन्वायरमेंट पर। अच्छा, नेक्स्ट है एक्सपेंशन ऑफ कल्टिवेटेड एरिया। अब एक्सपेंशन ऑफ कल्टिवेटेड एरिया का मतलब ये है कि जब भी किसी भी एरिया जो है, जो कहीं पे भी अगर कोई ऑलरेडी कहीं पर भी कोई हैबिटेट ऑलरेडी बना हुआ है, कहीं पे भी कोई इकोसिस्टम चल रहा है, ठीक है, नेचुरली कहीं पे कोई इकोसिस्टम जो है वो अफेक्ट होता है। किस तरह से? जब उसके अंदर इंसान एंटर हो जाता है उस जगह में, चाहे वो बेशक कोई वो फॉरेस्ट हो सकता है, बेशक वो कोई आइलैंड हो सकता है, बेशक वो कोई हिली एरियाज हो सकते हैं, हिली स्टेशन हो सकते हैं, बेशक वो कोई नेशनल पार्क्स हो सकते हैं। अब ये वो एरियाज हैं जो कि हम मोस्टली नॉर्दर्न एरियाज में देखते हैं। अगर उसके अलावा हम लोग सिटी एरियाज में देखें, जैसे कि हम लोग जिस रीजन में हम लोग अभी रह रहे हैं, ठीक है, पाकिस्तान के पंजाब के, उसमें भी अगर हम लोग देखें तो अगर वहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड पंजाब की है, तो अगर उसको हम एक्सपैंड करते हैं अपनी इंडस्ट्रीज की वजह से के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए उस जगह को हम इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ के कुछ एडवर्स इफेक्ट्स हैं, वो हैं क्लाइमेट इम्बैलेंस एंड क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज क्या होगा कि वहाँ के जब ऑब्वियसली जब वहाँ पे डिफोरेस्टेशन की जाएगी, वहाँ से एरिया को, या फिर वहाँ की जो पूरा जहाँ पे नहीं इंडस्ट्री डाल रहे हैं, ठीक है, इंडस्ट्री नहीं है तो रेजिडेंशियल एरिया के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहाँ के जितने भी दरख्त ऑलरेडी वहाँ पर लगे हुए हैं वो सब के सब जो है उनकी डिस्ट्रक्शन होगी। या फिर अगर ऑलरेडी वो वहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड है तो वो अब अनाज देना बंद कर देगी, क्योंकि उसके ऊपर रेजिडेंशियल एरिया बन रहा है। देन उसके बाद है वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन एंड हैबिटेट लॉस। वही बात कि जिस भी एरिया में जहाँ पर ऑलरेडी दरख्त लगे हुए हैं, वहाँ पर ऑलरेडी ट्रीज हैं, तो वो वहाँ के जितने भी अगर जो ह्यूमन बींग्स हैं वो जाके वहाँ पर डिफरेंट अपना जो प्रोजेक्ट्स हैं वो स्टार्ट करेंगे, और वो ख्याल नहीं करेंगे कि इनके ऑल्टरनेटिव पे कहीं और वो उस नेचर को कुछ और दे रहे हैं। यानी कि अगर वो एक जगह ये लैंड इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके ऑल्टरनेटिव पे वो कोई और दरख्त लगा रहे हैं या कोई और जंगल आबाद कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी वो सबकी सब एक्सटिंक्ट हो जाएगी, या फिर वो उनको भी माइग्रेट करना पड़ेगा, उनका हैबिटेट लॉस हो जाएगा, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी रह रहे हैं। उनका आपस में हैबिटेट का मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, बिल्कुल फर्स्ट आपकी जो टॉपिक था उसमें हैबिटेट क्या होता है, कि सब एक लोग जो सब एक जगह पर जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हर एक म्यूचुअल बेनिफिट के बेस पर वो कहीं ना कहीं इंटरेक्शन चल रहा है, तो वो सब चीज़ें जो हैं वो अफेक्ट हो जाएंगी। देन है इंक्रीज इन ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। अब हम बहुत देखते हैं कि जब हम लोग बहुत सुनते हैं कि जी ग्रीन हाउस है, ग्रीन एमिशंस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस हैं। अब ये ग्रीन हाउस गैसेस होती क्या हैं, कि वो किस तरह से हमारे जो जो हम लोग ग्रीन हाउसेस वगैरह देखते हैं, ग्रीन हाउस ये कि कहाँ पे हम लोगों को कम वक्त में बहुत ज़्यादा जल्दी कोई सब्जी चाहिए, कोई फल चाहिए, तो क्या करते हैं कि वहाँ पर हम लोग ग्रीन हाउस बनाते हैं, जो कि हम एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। जो टेम्परेचर बाहर होता है उसके अलावा हम उस एरिया के अंदर टेम्परेचर को चेंज करते हैं कॉन्टिन्यूसली। उसको टेम्परेचर को जब चेंज करते हैं तो वहाँ की जो ऑब्वियसली बाहर का इन्वायरमेंट चेंज है, यानी कि अगर दरख्त के किसी एरिया के अंदर, किसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर हम लोगों ने ग्रीन हाउस जो है वो स्टार्ट किया है, तो ग्रीन हाउस जो है वो वहाँ की हम लोगों को जितनी वेजिटेबल्स और प्लांट्स हैं उनको हम लोगों को कम टाइम में जल्दी हम लोगों ने उसको ग्रो करना है कि फसल जो है वो अगले सीजन से पहले पक जाए, ताकि हम उसको ऑफ सीजन बेच सकें, वो चीज़ अवेलेबल हो लोगों के पास। तो वहाँ के उस टाइम पर जो इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है और उसमें वहाँ पे जो फल सब्जी बनेगी, वहाँ की जो
बायो प्रोडक्ट होगी वो क्या होगी, वो गैसेस होंगी, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर डिफरेंट है और वहाँ पे आर्टिफिशियल टेम्परेचर क्रिएट किया गया है। तो जितनी सन रेज हैं और जितनी भी जो वहाँ के जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिफरेंट तरह की नाइट्रस जो गैसेस हैं वो वहाँ से खारिज करेगी और वही गैसेस फिर आपके इन्वायरमेंट का पार्ट बन जाएंगी। कभी कभार ये गैसेस बहुत ज़्यादा पॉइजनस भी होती हैं। अच्छा, अब उसके अलावा ग्रीन हाउस जो गैसेस हैं, गैस इमिशंस हैं, वो बहुत सारे और डिफरेंट वेज में भी हम लोगों को दिखेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किस तरह से हमारा डिफरेंट और हमारे इन्वायरमेंट का पार्ट बनती है। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि हम ग्रीन हाउस इफेक्ट ही की बात करें या ग्रीन हाउस ही की बात करें। गैस एमिशंस अगर हम लोग देखें तो हमारी जितनी भी इलेक्ट्रिकल पावर की जितनी भी चीज़ें हैं उनसे भी गैसेस निकलती हैं। ठीक है, आपके जो फ्रिज हैं, डीप फ्रीजर्स हैं, उसके अलावा हम लोग ट्रांसपोर्टेशन जो यूज़ करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में जितने भी आपके उसमें इंजन ऑयल इस्तेमाल होते हैं उसके बायो प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑब्वियसली वो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसके बायो प्रोडक्ट्स जो हैं वो दोबारा से आपके जो एरिया जो किसी भी स्पेसिफिक एरिया में अगर वो एक ट्रांसपोर्टेशन चल रही है उसकी बायो प्रोडक्ट्स जो हैं वो उसी एरिया में या फिर उसी के इन्वायरमेंट का पार्ट बनते जाएंगे। देन उसके अलावा हम देखेंगे कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल एरियाज जो होते हैं वहाँ पर भी इस तरह से हम लोग के जितना भी हम लोग इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, हमारी इंडस्ट्री की जगह जगह देखें इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली इंडस्ट्रीज जो है इकट्ठी एक इंडस्ट्री सिटी बनी हुई है, तो वहाँ पर अगर स्पेसिफिक मेजर्स ना ली जाएं, वहाँ पर अगर केयरफुल मेजरमेंट्स ना ली जाएं तो वहाँ पर जो गैस इमिशंस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं उस एरिया में। देन उसके बाद है सॉइल एरोजन। सॉइल एरोजन कैसे बनता है? सॉइल एरोजन का मतलब है कि किसी भी जगह की किसी भी एरिया की जो ज़मीन है उसका पीएच लेवल जो है वो चेंज हो जाता है कि जो वहाँ की ज़मीन है वो किसी भी तरह का अनाज नहीं उगा सकती, किसी भी तरह का वो कोई भी प्लांट नहीं उगा सकती है। किस तरह वो इस तरह के जब भी इंडस्ट्रीज कहीं पे भी लगेंगी, कहीं का भी जब इंडस्ट्री का वेस्टेज जो है वो सॉइल का पार्ट बनेगा और उसको अच्छे तरीके से उसको डिस्पोज ऑफ या रिसाइकिल नहीं किया जाएगा तो वो किसी भी जो इर्द गिर्द की जगह है किसी भी जब उसको डंप किया जाएगा मिट्टी में तो वहाँ की जो सॉइल है उसका पीएच लेवल चेंज हो जाएगा। और उसके अलावा जब यही चीज़ें अब नेक्स्ट आगे हम फ्लड्स और एसिडिक ओशंस की बात कर रहे हैं। फ्लड्स में किस तरह से है कि ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज होगा, जब किसी भी स्पेसिफिक एरिया का क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो वहाँ की जो बारिशें हैं, वहाँ का पानी जो है उन सब चीज़ों के ऊपर वो अफेक्ट करेगा। अब फ्लड्स किस तरह से आते हैं और फ्लड्स का एडवर्स इफेक्ट क्या है कि वो फ्लड्स जो हैं जब भी कहीं पर भी क्लाइमेटिक चेंज आता है तो क्लाइमेटिक चेंज की वजह से गैर मौसमी जो हैं वो बारिशें होती हैं। अब किसी भी जगह का अगर हम लोग बिफोर टाइम उसके बारे में हम लोग कोई भी प्रिकॉशनरी मेजर्स ना लें तो क्या होता है कि वहाँ के जो पानी है वो रेजिडेंशियल एरिया या फिर एग्रीकल्चर लैंड्स में एंटर हो जाता है और फिर वही पानी होता है जो कि किसी भी इंडस्ट्री का वेस्टेज लेकर आ रहा है, किसी और एरिया का जितना भी प्लूटेंट्स थे उसमें वो सब के सब प्लूटेंट्स हवा से बारिश की फॉर्म में वो दोबारा से ज़मीन का पार्ट बन रहे हैं और वही जो एसिडिक रेन्स हैं वो ज़मीन का पार्ट बनते हुए आपकी जितनी भी सॉइल है उसमें वो केमिकल्स एब्सॉर्ब होते हैं तो वो इकोसिस्टम को बर्बाद करते हैं, तबाह करते हैं। तो वहाँ की जितनी भी जो हैबिटेट है, जितना भी वहाँ के जो ऑलरेडी वहाँ के बैक्टीरियाज हैं वो सब के सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जी कोई इशू आ रहा है क्या? ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है इंटेंसिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। अच्छा, अब एग्रीकल्चर के ऊपर हम ऑब्वियसली पॉपुलेशन बढ़ रही है तो अनाज और जो फूड सप्लाई है जो कि हम एग्रीकल्चर लैंड में अगर हम लोग कहीं पे भी प्रोडक्शन करते हैं तो क्या होता है कि वहाँ के जो फार्मर्स हैं वो शॉर्टकट्स के तौर पे शॉर्टकट की वजह के लिए कि वो शॉर्ट टाइम पीरियड में अनाज ज़्यादा बना सकें तो वो क्या करते हैं कि वो वहाँ की पीएच लेवल या वहाँ की जो फर्टिलाइजेशन है, ठीक है, फर्टिलाइजर्स हैं उनको फिक्स करने के बजाय उसको ऐड करने की बजाय वो सस्ते काम की तरफ जाते हैं। वो क्या करते हैं कि वो किसी भी
जब भी कोई फसल स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर वो डिफरेंट तरह के शॉर्टकट्स, जिसकी तरह हम लोग कहेंगे सबसे पहले पेस्टिसाइड्स के जो केमिकल्स स्प्रे किए जाते हैं उसके ऊपर, ताकि कोई भी वहाँ उस एरिया में अगर कोई भी इंसेक्ट्स हैं या बैक्टीरियाज हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं और वो दोबारा से उस अनाज में या उस फसल पे हमला कर सकते हैं, उसको वो परमानेंटली फिक्स करने के बजाय वो शॉर्टकट के वे में वहां पर स्प्रेस करते हैं डिफरेंट। ठीक है, डिफरेंट वो जब स्प्रेस करते हैं तो उससे क्या होता है कि वो सबके सब जो अनाज है उसको वो अनाज एब्जॉर्ब कर लेता है उन सब के सब स्प्रेस को। अब स्प्रेज कभी कभार बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी होते हैं कि ऑब्वियसली वो कोई ना कोई जो वहाँ का बैक्टीरिया है उसको वो ख़त्म कर रहे हैं, या फिर वो कुछ ऐसे स्प्रेज होते हैं कि जो उसके ऊपर जो इंसेक्ट्स हैं वो अनाज की तरफ आते ही नहीं हैं। ठीक है, या फिर वो ये करते हैं कि जितनी भी वहाँ के इर्द गिर्द के जानवर हैं वो उस अनाज को तबाह ना कर सकें, फसल को तबाह ना कर सकें। तो ये सब चीज़ें जो हैं उन सब के लिए फार्मर्स जो हैं वो स्प्रेज करेंगे या डिफरेंट पेस्टिसाइड्स जो हैं वो अपनी जो फसल है उस पर करेंगे। अब वो पेस्टिसाइड्स फॉर अ टाइम बिंग तो वहाँ पर वो अपना पर्पस पूरा कर देते हैं, लेकिन परमानेंटली उसका क्या इफेक्ट होता है फूड के ऊपर, फूड की क्वालिटी के ऊपर, उन प्लांट्स के ऊपर या फिर उन वेजिटेबल और फ्रूट्स के ऊपर, वो फिर जब ऑब्वियसली उसको कंज्यूम करना है, और कंज्यूमर कौन है? ह्यूमन बींग्स। जब उन सबके सब वो जो फसल वहां से तैयार होकर आगे तक कंज्यूमर तक पहुंची है वो पेस्टिसाइड्स भी ट्रांसफर होते हैं हमारी ह्यूमन बॉडीज में। देन उसके बाद नेक्स्ट है प्लास्टिक कल्चर। प्लास्टिक कल्चर क्या है कि यूज ऑफ प्लास्टिक की कितनी अमाउंट में प्लास्टिक जो है वो इस्तेमाल हो रहा है अभी एग्रीकल्चर लैंड में। हम देखेंगे कभी कभार कि हम अगर ट्रैवल करते हैं यहाँ पर अपने मोटरवे पर तो आपको नजर आएगा कि कुछ ऐसे भी वहाँ पर फसलें होती हैं जिनको प्लास्टिक से कवर किया जाता है, बेशक बारिश के लिए कवर करें या फिर बेशक उसकी इवन कभी कभार अभी जो मैंने इमेज यहाँ पे साथ में शेयर किया हुआ है आप लोगों के साथ, इसमें भी फ्रॉम द डे वन जिस दिन जो फसल है उसको बीजा जाता है, ठीक है, उसकी बीज उसका लगाया जाता है, उसी दिन प्लास्टिक की पॉलीथीन की एक शीट ऐड जो की जाती है ताकि एक डिस्टेंस के साथ, हर इक्वल डिस्टेंस के साथ वहां पर उस पर होल्स पोक करके वहां पर बीज बोया जा सके। अब प्लास्टिक की जो अमाउंट है, जो मटेरियल है, अगर वो डिकम्पोजेबल नहीं है, अगर वो डिकम्पोजेबल नहीं है, वो दोबारा से जमीन का पार्ट नहीं बन सकते हैं, ठीक है, तो वो प्लास्टिक्स जो हैं वो जितनी क्वांटिटी में एग्रीकल्चर लैंड में इस्तेमाल होंगे वो डिकम्पोजेबल नहीं है तो प्लास्टिक की प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी, और प्लास्टिक जो है वो ऑब्वियसली रिसाइकेबल नहीं है तो वो नेचर में कहीं पर भी खत्म नहीं होगा, वो वहीं पे पाया जाएगा। तो प्लास्टिक कल्चर जो है उसका मतलब ये हुआ कि प्लास्टिक कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल हो रहा है अभी तक, और अगर उसकी क्वालिटी को भी अगर ना देखा जाए, ठीक है, अगर वो क्वालिटी उसकी हम लोग बेहतर ना कर सकें तो क्या है कि जितने भी एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट्स हैं वो लोग कोई भी इसके बारे में इकदाम ना करें तो ये प्लास्टिक जो है वो कभी कभार केमिकल प्लास्टिक भी बन सकता है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली जब ये जो प्लास्टिक्स हैं ये सब के सब जो कि एग्रीकल्चर लैंड में इस्तेमाल होते हैं, ऑब्वियसली वो इतने सालों तक या फिर इतने पूरे एक जब तक फसल तैयार नहीं होती है वो उन सब चीज़ों के साथ वो उस फसल के साथ लगे हैं, ठीक है, उसके ऊपर ही स्प्रेज हो रहे हैं, उसके ऊपर ही डिफरेंट तरह की गैसेज जो हैं वो इकट्ठी हो रही हैं, तो जो प्लास्टिक है उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज होती है और वो प्लास्टिक जो है वो फिर पॉइजनस भी हो सकता है किसी रिसाइकिल मटेरियल के बनाने के लिए। अगर उसी प्लास्टिक को रिसाइकिल किया जाए तो क्या आपको लगता है कि उसका जो स्प्रेज हैं जो कि उसने अब्जॉर्ब किए हुए हैं या उसके ऊपर लेयर्स ऐड हुई हुई हैं वो दोबारा से किसी और प्रोडक्ट का पार्ट नहीं बनेंगे? तो ये सब चीज़ें जो हैं ये किसी बेशक वो क्रॉप की प्रोटेक्शन के लिए है प्लास्टिक या फिर वो उसको स्टोर करने के लिए है, ठीक है, लेकिन वो प्लास्टिक एट द एंड अगर रिसाइकेबल नहीं है, ठीक है, तो जितनी बड़ी क्वांटिटी उस अनाज की होगी उससे बड़ी क्वांटिटी में वो प्लास्टिक्स भी एग्जिस्ट करेंगे हमारे ही अपनी ही एनवायरनमेंट के अंदर। देन उसके बाद आता है क्लाइमेटिक चेंज के किसी भी एरिया के जब हम डिफोरेस्टेशन देखें या फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को हम लोग उसको देखें तो उसमें क्लाइमेटिक चेंज भी वहाँ का आता है। डिफोरेस्टेशन जब भी करेंगे ऑब्वियसली वहाँ पर जब टेम्परेचर जो है वो जो पहले प्लांट्स अपना रोल प्ले कर रहे थे
जो प्लांट्स ऑलरेडी वहाँ पे लगे हुए हैं, दरख्त, इतने सालों के दरख्त जो लगे हुए हैं वहाँ पर, जो कि वहाँ की हवा को बेहतर कर रहे हैं, वहाँ के जो लोग हैं इर्द गिर्द उनको छांव दे रहे हैं, उनकी हवा जो है वो उसको बेहतर कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ें जो हैं वो उससे अफेक्ट होंगी डिफॉरेस्टेशन से। देन उसके बाद है पॉल्यूटेंट्स। पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो किस तरह से पार्ट बनते हैं, मैंने आपको बताया जैसे भी कि पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो हमारे इर्द गिर्द ऑलरेडी ही हम लोगों की जो जो प्रोडक्ट्स हैं, जो जो हम लोग अपनी न्यू इन्वेंशंस करते हैं, अगर वो सस्टेनेबल नहीं है, ठीक है, तो वो हमारे दोबारा से हमारे इकोसिस्टम और हमारे इन्वायरमेंट को वो किस तरह से अफेक्ट करते हैं। अब वो कोई भी गैस भी हो सकती है, वो कोई भी सॉलिड मटेरियल हो सकता है, या फिर वो किसी भी तरह का आपका डिफरेंट केमिकल्स हो सकते हैं, ठीक है। ये सब पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो मिलकर किसी वो स्मोक की फॉर्म में है, कभी वो किसी केमिकल की जो कि ज़मीन का हिस्सा बन रहा है उसकी फॉर्म में, ठीक है। वो सब के सब जो है वो आपकी एयर, सॉइल या फिर आपका जो इन्वायरमेंट है उसको वो इफेक्ट कर रहे हैं। देन उसके बाद है वेस्टेज। अब वेस्टेज जो है उसको हम लोग देखें अगर, तो वो जितना भी वेस्ट मटेरियल है, हमारी इंडस्ट्री का वेस्ट मटेरियल है, वो सब चीज़ें जो हैं वो अगर हम लोग उसको रिसाइकिलेबल नहीं बनाते हैं, हमें यूजफुल या यूजफुल नहीं बनाते हैं, तो वो दोबारा से हमारे इन्वायरमेंट का वेस्ट जो है वो इन्वायरमेंट का पार्ट बन जाता है। देन थर्ड इसमें है एक्सेसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन किसी भी एरिया का, किसी भी सोसाइटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऑब्वियसली वो उसकी इकोनॉमिकल हालत को चेंज करते हैं। कोई भी इंडस्ट्री, वहाँ की प्रोडक्शन जो है, वो जो भी प्रोडक्शन होती है, वहाँ की जो प्रोडक्ट्स हैं, अगर वो एक्सपोर्ट क्वालिटी की हैं तो वो ऑब्वियसली बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट करती हैं। वहाँ पर डिफरेंट आपकी जो लेबर है वो ऑब्वियसली हायर की जाएगी, तो क्या होगा कि वहाँ पर आपके जितनी भी जॉब्स हैं वो बहुत अच्छे वे में लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं कि जॉब्स न्यू निकल रही हैं। लेकिन अब जब एक्सेसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है, किसी भी चीज़ की एक्सेसिवनेस आ जाती है, ठीक है, तो क्या होगा, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो किस तरह से हमारी सोसाइटी को अफेक्ट कर रहे हैं। Industrialization is the transformation of a society from agrarian to a manufacturing or industrial economy. अब इसमें आपने एक चीज़ देखनी है कि सोसाइटी एग्रीकल्चर सोसाइटी से चेंज होकर मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्ट या सर्विस मैन्युफैक्चरिंग या फिर वो इंडस्ट्री की तरफ जा रही है, ठीक है, कि वो कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रही है, कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है एग्रीकल्चर लैंड ख़त्म करके। तो उसका जो एग्रीकल्चर लैंड ख़त्म करके वो जो पूरा का पूरा हैबिटेट लॉस हुआ है वो तो हुआ ही है, लेकिन जो उसके ऊपर इंडस्ट्री बिल्डअप की गई है, उस टाइम पर जब वो बिल्डअप हुई है, उस टाइम पर उसके लिए जो वहाँ की जो टीम है उसने प्रोडक्शन के टाइम पर या कंस्ट्रक्शन के टाइम पर ये नहीं देखा कि जो यहाँ का प्रोडक्ट हम लोग बनाएंगे उसका वेस्टेज कहाँ जाएगा, उसके पोल्यूटेंट्स क्या होंगे, क्या हम ऐसी चिमनीज इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हम लोग इस तरह का सिस्टम बना सकते हैं जो कि वहाँ के जो पोल्यूटेंट्स हैं वो कम से कम जो हैं वो इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट में एंटर हो सकते हैं, या फिर जो गैसेस वहाँ पर बिल्डअप हो रही हैं एज अ बायो प्रोडक्ट, उन गैसेस का हम लोग कोई और पर्पसफुली इस्तेमाल कर सकें। तो ये इंडस्ट्रीज जब भी कहीं पर भी इंडस्ट्रीज जो हैं वो लगाई जाती हैं, तो अगर टीम पहले ऑलरेडी वहाँ के जो लोग हैं वो लोग ऑलरेडी उस कंस्ट्रक्शन में ये सब चीज़ें अपनी ना देखें, जहन में ना रखें, तो वो बाद में जब प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाती है, तो जिसका मटेरियल है, जिसका वेस्टेज मटेरियल है, जो उसका ड्रेनेज है और जो उसके पोल्यूटेंट्स हैं, एयर पोल्यूटेंट्स हैं, वो सब इर्द गिर्द का जो एरिया है उन सबको तो वो अफेक्ट कर रहे हैं। तो जहाँ के लोग हैं उनको वो भी उनको जो लोग हैं वहाँ के जो लेबर है या फिर इर्द गिर्द जो लोग रहने वाले हैं रेजिडेंशियल एरिया के, वो सब के सब इफेक्ट होते हैं, क्योंकि वो वही गैस या वही हवा जो है वो ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं उसमें। Industrialization contributes to negative externalities such as environmental pollution. Separation of capital and labor creates a disparity in incomes between laborers and those who control capital resources. अब capital resources क्या होते हैं? Capital resources वो resources हैं जो कि किसी भी
वो मतलब अमाउंट ऑफ मनी जो कि कोई नया बिजनेस या नई मैन्युफैक्चरिंग या नई प्रोडक्ट बनाने में इस्तेमाल हो रहा है। अब लेबर और उसके अलावा जो कैपिटल रिसोर्सेज हैं उनके बीच में बहुत गैप है, और अगर लेबर जो है उसको एक मतलब उसकी जो इनकम है वो बहुत लिमिटेड है, बहुत कम है, उससे जो लेबर है उससे के जितनी भी वो उससे टाइम स्पेंड कर रहा है जब भी काम करने में, वो सब चीज़ें जो है वो उसको उसके अकॉर्डिंग जो है वो नहीं, अगर पैसे दिए जा रहे हैं उसकी इनकम उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो सब चीज़ें जो है वो बहुत बड़ा गैप क्रिएट कर देती हैं, जो एनुअल रेवेन्यू या फिर एनुअल उनको जो वहाँ सोसाइटी को जो आप एक तरह से इनकम दे रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा गैप क्रिएट करती हैं। Industrialization also contributes to the deterioration of health among workers, crime and other societal problems. अब जो वर्कर्स हैं वो ऑब्वियसली एक स्पेसिफिक एरिया में, उस इन्वायरमेंट में जहाँ पर प्रोडक्शन चल रही है, उस एरिया में वो काम कर रहे हैं, 9-9 घंटे वो वहाँ पे काम कर रहे हैं। अगर उनकी 9 to 5 भी जॉब है तो वो कॉन्टिन्यूसली वहाँ पर एक शिफ्ट लगा के आ रहे हैं, तो वहाँ की एयर जो वहाँ की है उसमें वो सांस दे के आ रहे हैं, जिस चीज़ से वो प्रोडक्ट से वो काम कर रही हैं, अगर उनकी बॉडी के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन है, यानी कि उस प्रोडक्शन में उनकी बॉडी डायरेक्ट टच हो रही है, तो हो सकता है कि उस मटेरियल से उनको एलर्जीज डेवलप हो सके। जो पोल्यूटेंट्स हैं उस हवा में वो कार्सिनोजेनिक भी हो सकते हैं, कैंसरस भी हो सकते हैं, या फिर वो और डिफरेंट हेल्थ इश्यूज जिस तरह के टीबी है और उसके अलावा एस्थमा है, ठीक है, इसके अलावा और डिफरेंट जो ब्रीदिंग इश्यूज हैं वो भी क्रिएट हो सकते हैं उन लेबर्स के बीच में। काइंडली अपना माइक जो है वो बंद रखा करें जब आपने बाहर किसी से बात करनी है, ठीक है, और लेक्चर के बीच में आपने किसी से बात करनी है, ताकि लेक्चर बीच में जो है वो डिस्टर्ब ना हो। अच्छा, नेक्स्ट आगे है क्राइम कैसे बढ़ता है। अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ देखा जाए, क्राइम का कैसे देख रहे हैं आप कि जब भी ऑब्वियसली जब पहला पॉइंट यहाँ पे था कि जब इनकम्स कम होंगी लेबर्स की तो वो शॉर्टकट्स ढूंढेंगे, वो गलत वे की तरफ जाएंगे, वो फिर उसके बाद क्राइम रेट बढ़ता जाएगा किसी भी एरिया का। जब इनकम्स कम होंगी, लोग चीज़ें खरीद नहीं पाएंगे, तो वहाँ पर फिर क्या होगा कि वहाँ पर स्ट्रेस, टेंशन, अग्रेशन और जो एंगर इश्यूज जो हैं वो बढ़ते जाएंगे उस सोसाइटी में, तो क्राइम रेट भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि लोग जो चीज़ उनको डायरेक्टली उनकी हलाल कमाई से नहीं मिल रही है तो वो क्या करेंगे कि फिर क्राइम रेट जब बढ़ेगा तो वो फिर हराम की तरफ जाएंगे, वो हराम कमाई से या हराम तरीकों से वो जाकर उसको अचीव करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो जब उनके जो उन्होंने हलाल वे में इनकम आ रही है वो उनके इनफ नहीं है, उनको उसका जो बेनिफिट है वो कोई नहीं आ रहा कि वो आगे अपनी पूरी फैमिली को फैसिलिटेट नहीं कर पा रही है। तो ये जो बीच में गैप आता है पे का या फिर उसका जो इनकम्स हैं उनका जो गैप आता है, उसकी वजह से भी इस तरह की काफ़ी सारे इश्यूज बनते हैं सोसाइटी में। नेक्स्ट आता है अर्बनाइजेशन। किसी भी एरिया में जब हम देखें कि अर्बनाइजेशन किसी भी स्पेसिफिक सिटी में बढ़ती जाती है, लोग बेहतर से बेहतर फैसिलिटीज के लिए या फिर बेहतर से बेहतर लिविंग स्टैंडर्ड्स को डेवलप करने के आगे डेवलपिंग जो कोई सिटी है उसको वो ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ के जो ऑब्वियसली कंज्यूमर्स हैं, हम सब इंसान जो हैं वो कंज्यूमर्स हैं किसी भी सोसाइटी में, किसी भी इन्वायरमेंट के, तो कंज्यूमर्स जो हैं वो बढ़ते जाएंगे। अब अर्बनाइजेशन की वजह से कंज्यूमर्स बढ़ रहे हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट्स हैं और उसके अलावा जो हमारे एबायोटिक फैक्टर्स हैं वो भी उस पर इफेक्ट हो रहे हैं। अब एबायोटिक फैक्टर्स के अलावा जो हमारे रेजरवायर्स हैं, नेचुरल रेजरवायर्स हैं, जिसमें आएगा वाटर सबसे पहले। ऑब्वियसली जब भी किसी भी सिटी में लोग पोल्यूशन, वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जाएगी, तो जो वाटर है वहाँ पर वो लोग इस्तेमाल करने वाले लोग बढ़ते जाएंगे, और जो वाटर है अगर वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा किसी भी सिटी में, तो क्या होगा कि वहाँ पर इनइक्वली जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसी भी स्पेसिफिक एरिया जो है उसको अफेक्ट करेगी, कि वहाँ के जो लोग हैं उनको पानी जो है वो कम क्वांटिटी में मिल रहा है और वहाँ का जो लिविंग स्टाइल है वो डिफरेंट है। इसकी एग्जांपल किस तरह की सकते हैं? इसकी एग्जांपल है अगर हम कराची में देखें तो कराची में क्लिफ्टन वाली साइड पर
पॉलिटिकली भी बहुत ज़्यादा इशू है वहाँ पर, और अगर पॉलिटिकली नहीं है तो वहाँ नेचुरली बहुत ज़्यादा इशू है कि लोग जो है, अब वो क्लिफ्टन वाली साइड पर, यानी कि क्लिफ्टन मतलब कि अगर आप देखें तो वो सी एरिया जो है, सी एरिया है, कोस्टल एरिया है, उसकी तरफ वो रेजिडेंशियल एरियाज बना रहे हैं। अब वो रेजिडेंशियल एरियाज जैसे कि DHA फेज 8 है, वहाँ पर क्लिफ्टन है, वहाँ पर DHA फेज डिफरेंट फेजेस हैं, वो वहाँ पर बिल्डअप तो कर रहे हैं और वहाँ की प्राइसेस भी बहुत हाई हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा वहाँ का इशू है वो ये है कि वहाँ पर अनअवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है, कि जो पानी है ऑब्वियसली वो एरिया है जो कि समुद्र के साथ लगता है, और आप सबको पता है कि जिस तरह से पाकिस्तान का जितना भी अगर आप मैप देखें या फिर आपको थोड़ा सा भी इसका आइडिया हो, तो स्लोप सा है कि साउथ की तरफ जब जाएंगे हम, तो नॉर्थ से हम लोग साउथ की तरफ जाएंगे तो एक स्लोप बनती है, एक एलिवेशन पॉइंट है, तो एलिवेशन की वजह से जितना भी पानी है वो ऑब्वियसली समुद्र में इकट्ठा हो रहा है, तो जितना भी वो कोस्टल एरिया है उसका रेजिडेंशियल एरिया उसको चेंज करे रेजिडेंशियल एरिया में, क्योंकि वो सी व्यू होगा, वहाँ पे डिफरेंट अपार्टमेंट्स होंगे, डिफरेंट व्यूज होंगे, बहुत खूबसूरत व्यूज होंगे, लेकिन जो पानी है वो उनको इक्वली नहीं मिलता जो जितना बाकी बाकी सारे कराची को मिलता है, जैसे कि मेन उसके एरियाज हैं, सदर है या कोई और सिटी है, कोई और एरिया है, ठीक है, रेजिडेंशियल एरिया, तो वहाँ पर पानी की डिस्ट्रीब्यूशन और पानी का इशू बहुत ज़्यादा है कि वहाँ के जो लोग हैं बेशक वो पिछले 20 सालों से भी बाहर रह रहे हैं, और उसके अलावा न्यू जो सोसाइटीज़ बन रही हैं, तो जितनी अच्छी बड़ी सोसाइटी होगी, जैसे कि DHA है, ठीक है, उसका न्यू फेज बनेगा, उतना ही एक्सपेंसिव वहाँ की रेजिडेंशियल कॉस्ट होगी, लेकिन जो पानी है वो उतना ही ज़्यादा एक्सपेंसिव दिया जाएगा उनको। देन उसके बाद है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन में हम लोग देखेंगे अर्बनाइजेशन की वजह से एयर पोल्यूशन किस तरह से बढ़ रही है। ऑब्वियसली जब किसी एक सिटी की पॉपुलेशन बढ़ेगी तो वहाँ के जितनी भी व्हीकल्स हैं वो इस्तेमाल में बहुत ज़्यादा होंगे, हर एक अपना अपना पर्सनल कोई भी वे ऑफ जो उनका ट्रांसपोर्टेशन है वो चूज़ करेगा, लेकिन जो वहाँ के पोल्यूटेंट्स हैं, एयर पोल्यूटेंट्स हैं, बायो प्रोडक्ट्स की जो बनते हैं, हमारे जितने भी जो हमारे व्हीकल्स हैं उसका बायो प्रोडक्ट है वो सब दोबारा से आपकी एयर का पार्ट बन जाते हैं। देन उसके बाद डिसीज़ जो हैं वो किस तरह से आप देखोगे कि अब हम लाहौर में अगर देखें तो वहाँ पर डेंगू बहुत ज़्यादा है, तो अगर जो गवर्नमेंट है वहाँ की वो बिफोर टाइम जब भी बारिशें या बरसात होती है तो बिफोर टाइम अगर उसके बारे में वो वहाँ पे प्रिकॉशनरी मेजर्स ना लें तो वो एक डिजीज़ जो है वो बहुत जल्दी वहाँ पे फैल जाता है और वो बहुत ज़्यादा जानलेवा है। वो बहुत ज़्यादा उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हर साल बहुत ज़्यादा उसकी वजह से डेथ्स भी होती हैं, जिसकी वजह से डेथ रेट में बहुत ज़्यादा सामने प्रोमिनेंट चेंज आता है। देन उसके बाद है एलिवेटेड एमिशंस ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स एंड GHGs। वही बात कि जब अर्बनाइजेशन ज़्यादा होगी वहाँ के जो जितने भी हमारे इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी इक्विपमेंट हम यूज़ कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन के व्हीकल जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वो सब के सब उनकी क्वांटिटी भी बढ़ती जाएगी इवेंचुअली। जो वहाँ के स्पेसिफिक एरिया की, स्पेसिफिक सिटी की जब इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बढ़ती जाएंगी तो वहाँ की एयर भी जो है, एयर क्वालिटी भी जो है वो भी डिक्रीज होती जाएगी, एयर क्वालिटी पुअर होती जाएगी। हम कभी भी देखते हैं कि एयर क्वालिटी आज जो है वो कैसी है, ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक एरिया की, फॉर एग्जांपल फैसलाबाद की या लाहौर की, तो वो एयर क्वालिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ हम लोग ये नहीं देख रहे होते कि हम जहाँ बैठे हुए हैं हमारे रूम की एयर क्वालिटी या हमारे एरिया की एयर क्वालिटी क्या है, उस टाइम पे वो सिटी की एयर क्वालिटी बता रहा होता है, और उस टाइम पर सिटी की एरिया, उस एरिया की जो एयर क्वालिटी है उसमें अगर आप देखो तो कहीं पर अगर टायर जलाए जा रहे हैं, कहीं पर अगर कोई इंडस्ट्री की जितनी भी चिमनीज हैं, जितने भी पोल्यूटेंट्स हैं, जितने भी गैसेस हैं उसको वो कर रही है, ठीक है, वो बाकी इन्वायरमेंट मैटर कर रही है। देन उसके बाद जितने भी व्हीकल्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं उन सब में से जो CO2 जो कार्बन मोनोडाइऑक्साइड है वो सब निकल रही हैं, वो सब की सब उस एयर क्वालिटी को चेंज कर रही हैं, और वही एयर क्वालिटी हम लोगों को वो शो होती है कि एयर क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्लियर है, पुअर है, गुड है, ठीक है, ये सब चीज़ें जो है वो अफेक्ट करती हैं। देन उसके बाद आता है डेवलपमेंट ऑफ स्लम्स। ये किस तरह से है कि जी जब भी कोई छोटे गांव या छोटे जो इलाकों से लोग जो हैं जो कि अनप्रिविलेज्ड रहे हैं सारी जिंदगी, लेकिन वो किसी नौकरी की तलाश में या फिर किसी भी वो माइग्रेशन करते हैं अपना, फॉर एग्जांपल अगर फ्लड्स की बात करें हम,
फ्लड से जितने भी गांव अफेक्ट हुए हैं वो सब लोग अगर दोबारा से वो उस एरिया को डेवलप नहीं कर सकते हैं, परमानेंटली वो उनके घर को डिस्ट्रॉय करके जा चुका है फ्लड, तो वो क्या करेंगे कि वो माइग्रेट कर जाएंगे सिटी एरिया की तरफ। जब वो सिटी एरिया की तरफ माइग्रेट करेंगे तो वो अपना हर चीज़, अपनी हर तरह की जो उनका इनकम, सोर्स ऑफ इनकम था, उसको छोड़ कर वो वहाँ पर आ रहे हैं। तो वो वहाँ पर जिस भी हालत में उस शहर में रहना चाहेंगे, जिस भी हालत में वो रहेंगे, रह पाएंगे, वो वहाँ पर स्लम्स क्रिएट करेंगे। अब जब स्लम्स हम लोग देखते हैं तो लोगों को लिविंग स्टैंडर्ड उनका बहुत लो होता है। वहाँ पर उनको बेसिक ह्यूमन जो उनके वहाँ की फैसिलिटीज़ हैं वो भी उनको गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कर रही होती है। तो वहाँ पर जो स्लम्स एरियाज़ हैं उनकी क्वांटिटी जो है वो बढ़ती जाती है, उनका एरिया बढ़ता जाता है। तो कुछ लोग जो हैं अब उस एक ही सिटी एरिया में बहुत अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड में रह रहे हैं, ठीक है, जो कि वहाँ पे वेल सेटल्ड है, और कुछ लोग यानी कि कुछ जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो स्लम्स एरिया में रह रही है। कहने को वो भी उसी सिटी का पार्ट है, उसी सिटी के ही जितने भी उनको जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि उनको पानी है, ठीक है, उसी एरिया में वो ले रह रहे हैं, उसी पानी को वो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन पानी की क्वांटिटी लिमिटेड है, पानी की क्वालिटी बहुत ख़राब है, और उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स बहुत ख़राब हैं, और कभी कभार बल्कि मोस्टली उन स्लम एरियाज में बिजली भी नहीं होती है, तो उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा लो हैं। देन उसके बाद आता है ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन। अब ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन जो है उसमें हम डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं उनको देखेंगे कि कुछ ह्यूमन मेड है और कुछ नेचुरल है। नेचुरल को हम एबायोटिक फैक्टर्स कहते हैं, ह्यूमन मेड जो है वो हैं जैसे कि हम लोग रेजिडेंशियल एरियाज हैं, डिफरेंट पार्क्स हैं, डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, फॉर एग्जांपल ब्रिजेस हैं, रोड्स हैं, जिस तरह की हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो ह्यूमन मेड हैं, इंसान ने अपने लिए बनाई हैं, ठीक है, या फिर दूसरे इंसानों के लिए बनाई हैं। देन है इसमें ह्यूमन इंटरेक्शन, कि ह्यूमन जो हम लोग का एक इन्वायरमेंट जब भी बिल्टअप होता है, इन तीन चीज़ों के ऊपर वो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि उसके वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज या नेचुरल जो क्वालिटी है वो कैसी है, ठीक है। देन उसके बाद ह्यूमन मेड जो है वो उन्होंने अपने इन्वायरमेंट में कैसे उसको बेनिफिशियल किया है, एंड देन जो ह्यूमन बींग्स हैं, खुद ह्यूमन बींग्स हैं, वो किस तरह से एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब उसमें सबसे पहले यहाँ आता है इंडिविजुअली वो किस तरह से रोल प्ले कर रहे हैं। देन फैमिली की जब अगर हम लोग देखें तो फैमिली जो है एज अ फैमिली उनका क्या रोल है, और उसके अलावा जब वो कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं तो वो कम्युनिटी को क्या वो चीज़ें या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, अपना क्या रोल प्ले कर रहे हैं। अब इसमें हम अगर एरिया वाइज देखें तो एरिया वाइज के अलावा अगर हम लोग रिलीजियस वाइज देखें तो कुछ डिफरेंट रिलीजन्स हैं। कम्युनिटी जब भी डेवलप होती है ज़रूरी नहीं है उसका रिलीजन सेम हो, डिफरेंट रिलीजन्स के लोग मिलकर भी ये कम्युनिटी डेवलप कर सकते हैं और करते हैं। एंड देन उन ह्यूमन बींग्स को, जो वहाँ के जो लोग हैं, उनको किस तरह से एजुकेशनल उनको फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, एजुकेशनली उनको किस तरह से आगे डेवलप किया जा रहा है। और वही चीज़ें फिर उनकी इकोनॉमिक, जैसे कि इस पॉइंट में हम देख रहे हैं कि इकोनॉमिक जो हालात हैं, इकोनॉमिकल जो चीज़ें हैं, उनको किस तरह से डेवलप किया जा रहा है। और जब इकोनॉमिकल सिचुएशन आप देखते हैं तो वही अफेक्ट करती है किसी भी स्पेसिफिक एरिया की पॉलिटिकल सिचुएशन पे। तो ये सब चीज़ें जब बिल्टअप होती हैं इकट्ठे, वो आपका इन्वायरमेंट क्रिएट करती हैं। स्टूडेंट समझ आ रही है, सब कुछ ऊपर से गुजर रहा है? आ रही है मैम, समझ आ रही है। तो जागे मुझे लगता है उन्हीं को आ रही है, जो बाकी सो चुके हैं उनको तो कुछ नहीं आ रहा होगा समझ, उन्होंने बाद में रिकॉर्डिंग मांगनी है। मैम आ रही है समझ। मैम आ रही है। नेक्स्ट है कुछ हम लोगों ने यहाँ पे ग्राफ्स ऐड किए हैं एंड पर, कि किस तरह से जो हमारा इकोसिस्टम, हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, वो एक तरह से उनका आपस में जो इंटरेक्शन है, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था कि एनर्जी और जो मैटर है उसके फ्लोज हमने पढ़े थे, ठीक है, कि जो एनर्जी है उसका हमने पढ़ा था कि वो किस तरह से वापस हम लोगों तक आती है, ठीक है। लेकिन अब अगर हम लोग इन सब चीज़ों को ह्यूमन एक्टिविटीज़ के साथ रिलेट करें, हमारे सोशल सिस्टम और इकोसिस्टम के साथ रिलेट करें,
तो हम देखेंगे कि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं उन्होंने इकोसिस्टम को कैसे बहुत दफ़ा उन्होंने इकोसिस्टम को डेवलप किया है और बहुत दफ़ा हमारे ही ह्यूमन एक्टिविटीज़ ही जो हैं ऐसी हैं जिनकी वजह से वो डेट्रॉइट हो रही हैं, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो इफेक्ट हो रहे हैं। उसमें अगर हम सोशल सिस्टम में बात करें, हम ये 3 चीज़ें जो हैं एनर्जी, मटेरियल एंड इन्फॉर्मेशन, अगर हम लोग उसको इफेक्टिवली अपनी ह्यूमन एक्टिविटीज़ में नहीं इस्तेमाल करते तो हमारा जो इकोसिस्टम है जिसमें आते हैं प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और उसके अलावा जो सॉइल है, वाटर है, एयर क्वालिटी है, वो सब जो है वो इफेक्ट होते हैं। एंड देन वही इकोसिस्टम और इको सर्विसेज जो कि हम लोग अपने इनपुट दे रहे हैं इकोसिस्टम को, वही जब सोसाइटी का पार्ट बनते हैं, ठीक है, वही चीज़ें जो हैं वो इवॉल्व होकर हमारे सामने आती हैं। तो ये आपस में एक तरह से इनका को रिलेशनशिप है आपस में, कि अगर जो चीज़ें हम लोग नॉलेज और जो टेक्नोलॉजी हम लोग डेवलप कर भी रहे हैं, अगर वो टेक्नोलॉजी जो हम उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं और लेटेस्ट इंडस्ट्रीज हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं, प्रोडक्ट्स हम लोग यहाँ पर एरिया में या किसी भी अपनी कंट्री में लगा रहे हैं, तो हम अगर उसको इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं बनाते हैं, अगर हम लोग उस ऑर्गेनाइजेशन को बिल्डअप करते वक्त वहाँ के हम सस्टेनेबल नहीं बनाते हैं उसको, हम लोग उसके लिए पहले से प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं लेते कि हमारी प्रोडक्ट की जो बायो प्रोडक्ट है या फिर हमारी बायो प्रोडक्ट किस तरह से इस्तेमाल होगी, या फिर हमारी जो प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल कोई फैब्रिक है, लेकिन एक फैब्रिक जो है वो एक क्वांटिटी तक एक किसी भी प्रोडक्ट की उस चीज़ के लिए इस्तेमाल हो चुका है जो कि हम लोगों को एंड प्रोडक्ट बनानी है हमने उस फैब्रिक से, जब वो इस्तेमाल हो गया हुआ, तो वो जब इस्तेमाल हो गया तो उसके जो बाकी सारी जो कटिंग्स हैं या फिर उसका जो एक्स्ट्रा जो बिल्टअप हो गया हुआ है इस मशीनरी में से एक्स्ट्रा फैब्रिक बिल्टअप हो गया हुआ है, कंस्ट्रक्ट हो चुका हुआ है, तो वो एक्स्ट्रा फैब्रिक कहाँ जाएगा? क्या वो अगेन यूज हो सकता है या फिर हम उसके साथ कोई और प्रोडक्ट भी बना सकते हैं? अगर तो हम उसके साथ कोई और प्रोडक्ट बना सकते हैं तो वेल एंड गुड, और अगर वो फैब्रिक किसी के इस्तेमाल का नहीं है तो वो वेस्टेज में जाएगा, और वो वेस्टेज जो है वो दोबारा से आपकी जो पोल्यूटेंट्स हैं उनका पार्ट बनेगी। तो जब भी कहीं भी कोई इंडस्ट्री जब लगाई जाती है तो उसको उससे बिफोर टाइम वहाँ पर पाकिस्तान में तो इस तरह से नहीं है, लेकिन जितने भी बाहर की जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उन सब में जो इंडस्ट्री जब भी है लगाई जाती है तो उससे पहले अप्रूवल या लाइसेंस के तौर पर रजिस्ट्री के तौर पर उसको जब रजिस्टर किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो पहले एक प्रपोजल दिया जाता है कि किस तरह से जो इंडस्ट्री है उसका जो प्रोडक्ट है वो किस तरह से बेनिफिशियल है ह्यूमन बींग्स के लिए, उसका एंड प्रोडक्ट क्या होगा, देन उसके बायो प्रोडक्ट्स जो किस तरह से रिसाइकलेबल है, एंड देन उसका जो वेस्टेज है उसको किस तरह से यूजफुली डिकम्पोज किया जाएगा, उसको किसी भी इर्द गिर्द की ज़मीन का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा, वहाँ के जो पोल्यूटेंट्स हैं उनको किस तरह से कम पोल्यूटेंट्स जो हैं वो जो डायरेक्टली एयर का पार्ट बनेंगे, ये सब चीज़ें जो हैं प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं वो पहले ली जाती हैं, ताकि जो प्लान जो है इंडस्ट्री का वो आगे फॉरवर्ड जब होगा गवर्नमेंट की तरफ तो गवर्नमेंट उसको अप्रूव कर सके, डिसअप्रूव ना करे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ हमारे मुल्क में आपको पता है कि जो लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं, अपनी प्रोडक्ट का फ़ायदा देखते हैं कि प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाए, बस किस तरह से अप्रूवल मिल जाए, उसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं, उसके क्या पॉइजनस पोल्यूटेंट्स जो हैं वो इर्द गिर्द का गाँव का उस एरिया का पार्ट बनेंगे, वो सब चीज़ें जो हैं वो नहीं देखी जाती हैं। तो ऑब्वियसली फिर एट द एंड क्या होता है कि इकोसिस्टम जो है वो वहाँ का अफेक्ट होता है। आज के जो आपकी सारे टॉपिक है उससे रिलेटेड मैंने बहुत थोरली आपको बताया है, कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन है तो काइंडली शेयर करें यहाँ तक। नो मैम। सारी समझ आ गई हुई है? नो जी मैम। ठीक हो गया। वो मैंने पेपर देखे हैं कुछ स्टूडेंट्स के, इतना टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछा गया है और उन्होंने ऐसे घुमा के जवाब दिया है अभी तक जो मैं पेपर चेक किए हैं, और उसमें मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज हो गए हैं कि ह्यूमन कंट्रीब्यूशन क्या है। कंट्रीब्यूशंस में उन्होंने जो लोग हैं उनके जो ज़्यादा अच्छे काम लिखने हैं या फिर जो लोगों ने अब तक सोसाइटी के साथ जो बुरे असरात हैं वो लिखें, तो कुछ समझ नहीं आई, बहुत कंफ्यूज है बच्चे टू बी ऑनेस्ट। अगर पेपर्स इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे नेक्स्ट वीक में, मिल जाए आई मीन उनको मैं शेयर करूँगी आपको,
आपके साथ उसके रिजल्ट तो शेयर कर ही दूंगी, लेकिन जब ऑनलाइन कैंपस क्लासेस होंगी तो मैं आपको बताऊंगी, पेपर सबके हाथ में थमाऊंगी, तो देखिएगा क्या क्या ब्लंडर आपने मारे में। ओके मैम। ओके क्लास, आज का हमारा जो लेक्चर था वो यहीं तक था, ठीक है। कोई क्वेश्चन है आपका तो काइंडली अभी यहाँ पे पूछें। मैं एक दफ़ा स्लाइड्स जो हैं वो रिवाइज कर रही हूँ, कोई क्वेश्चन है या कंफ्यूजन है तो वो यहाँ पर भी मुझसे पूछ लें। आप लोगों को कंफ्यूजन थी कि ओपन बुक पेपर कैसा होता है, मिड टर्म देने के बाद आप लोगों को आइडिया हुआ है क्या कि ओपन बुक पेपर कैसा होता है? यस मैम, काफी अजीब होता है। काफी अजीब होता है, अच्छा। और आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू पूछ लिया जाता है इस वजह से? मैम लेकिन हमने आधा घंटा तो सीनियर समझने में पूछा था। मैम हमने सीनियर से पूछा था और उन्होंने कहा था कि जब हमने पेपर दिया था तो उन्हें मटेरियल अलाउ किया था ओपन बुक में। तो ठीक है। लेकिन ये हमें आपने कहा था ओपन बुक है, लेकिन हमें मटेरियल अलाउ नहीं था। लेकिन ये उसे पेपर ऐसे कह सकते हैं कि हमने खुद से लिखना था सारा। हाँ जी, इसे ओपन बिल्कुल ऐसा ही था, बिल्कुल इस तो तरह ही इसे था। ओपन बुक तो नहीं ना कह सकते फिर। मेरी बात सुने, आपने आज तक टिल अब तक स्टडीज में आपने ओपन बुक और जो कोर्स में से स्पेसिफिकली डेफिनेशंस आती हैं, कभी डेफिनेशंस देखी कि वो ओपन बुक होती हैं? डेफिनेशन वही होती है जो आपको वहां पे बताई जाती है कि अच्छा ये लाइन, ये वर्ड्स हैं, ये आपने एग्जैक्ट लिखने हैं। फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है, ठीक है, केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है, क्या वो अपनी जुबान में लिख सकते हो आप? नहीं। जो ओपन बुक क्वेश्चन पे होते हैं उसमें आपके रिव्यूज, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आपकी जुबान में मांगा जाता है, यानी कि जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, जो नॉलेज आपको दिया आपके पास है। आप कभी न्यूमेरिकल्स हल करते हो तो क्या उसमें आप कभी कुछ ऐसे कर सकते हो कि आप किसी न्यूमेरिकल को ओपन करो, किसी फॉर्मूला को किसी बुक के रेफरेंस से पेपर के दौरान, और उसको सॉल्व करो? देखा कभी आज तक? नहीं। तो ओपन बुक का मतलब ये होता है कि क्वेश्चन किसी भी टॉपिक जो आपको पढ़ाए गए हैं उनमें से आ सकता है, लेकिन एट द एंड जब आपने आंसर देना है तो आपने अपनी जुबान देना है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग या आपका उसका नॉलेज है, आपने वो देना है। तो मेरे ख्याल से जिसने लेक्चर अटेंड किया होगा, जिस तरह के मोस्टली स्टूडेंट्स जो कि लास्ट लेक्चर में एब्सेंट थे, उनको कम्युनिटी की अलिफ बे भी नहीं पता, उनको ये भी नहीं पता था कि उन्होंने उस क्वेश्चन का आंसर किस तरह से एग्जाम्पल को लेके चलने आगे। तो वो स्टूडेंट्स ने नहीं अटेम्प्ट किया, उन्होंने तो बहुत रॉन्ग आंसर्स दिए हैं उसमें। कम्युनिटी के जो पूरा आपका क्वेश्चन है उसमें, और 9 नंबर का क्वेश्चन है वो आपका। जिसने लास्ट लेक्चर अटेंड किया है, जिसने सुना है, जो नहीं सो रहा था स्टूडेंट वहां पर, उसने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। यस मैम। तो बात सिर्फ ये होती है कि आप लोग हाजिर दिमाग कितने हो लेक्चर के दौरान। टीचर जो यहाँ बैठकर नॉन स्टॉप बोल रहा है 40 मिनट से पिछले, वो जो आपको समझा रहा है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है उसका। अब ये चीज़ें नहीं होती हैं कि आप यूनिवर्सिटी लेवल पर आओ, बैचलर्स लेवल पे आ जाओ और आपको जो डेफिनेशन लकीर के फ़कीर की तरह याद करवाई जा रही है आपने वही लिखनी है, ऐसा नहीं होता। एक इंसान जो है ना वो मैट्रिक से अपर लेवल की तरफ आता है, इंटरमीडिएट से बैचलर्स लेवल पे, तो वो अपग्रेड होता है, वो वैसे वापस नहीं रह सकता कभी भी कि उसको डेफिनेशन लिख कर दी जाए तो वो डेफिनेशन देख कर लिखे या डेफिनेशन को अपनी जुबान में ना लिख सके, ठीक है। तो जब आपसे इस लेवल पर, बैचलर्स लेवल पर जब भी क्वेश्चन दिया जाता है आपको, तो आपसे आपका रिव्यू मांगा जाता है कि अब आप डेफिनेशन पढ़ के याद करके नहीं लिखोगे, अब आप अपना रिव्यू भी दोगे साथ में। एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट है आपकी, ऑब्वियसली आपने अपग्रेड होना है, या फिर आपने उस तरह ही मैट्रिक के स्टूडेंट्स की तरह रट्टे मार के पूरी बुक का जो है वो एनुअल पेपर दे देना है। एक दिन वो आपने पढ़ा है सारा कुछ, कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर ली हैं, तो ऐसा नहीं होता बैचलर्स लेवल पर। थोड़ा होश में आओ, आगे 3 साल आप लोगों ने गुजारने, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यूनिवर्सिटी लेवल पे आके ऐसा नहीं चलता। तो लेक्चर्स जब दिए जाते हैं, यहाँ का वे ऑफ स्टडी डिफरेंट है। जब आप लोगों को लेक्चर्स के बीच में कोई डिफरेंट पॉइंट, डिफरेंट एंगल से कोई चीज़ बताई जाती है तो वो पेपर का पार्ट भी बन सकती है। मेरे ख्याल से आपको ये एक ट्रेलर मिल चुका होगा मिड टर्म्स के एग्जाम्स में, कि फाइनल टर्म्स जो हैं, फाइनल एग्जाम्स में हम लोग किस तरह से इन टॉपिक्स को आगे और रिव्यू कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं।
ओके क्लास, कोई क्वेश्चन नहीं है अगर, तो मैं यहीं पर ही लेक्चर एंड कर रही हूँ, ठीक है। जितनी स्लाइड्स हमारी बाकी रह गई हुई हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे, उसको लेकर वहीं से आगे लेकर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके मैम। ओके मैम। ऑलराइट। एक दफ़ा मैं आपकी अभी अपनी क्लास लीव नहीं करनी है, मैं अभी देख रही हूँ कि आप लोग कौन कौन से लोग, कितने लोग जो है वो प्रेजेंट हैं यहाँ पर। और अगर आपको लगता है कि टीचर को पता नहीं चलेगा कि स्टूडेंट ने किस टाइम पर क्लास ज्वाइन की है, तो ऐसा नहीं होता। यहाँ पर हर एक की ज्वाइनिंग का टाइम मेंशन होता है मेरे पास, क्योंकि मैंने ये चैनल स्टार्ट किया या फिर ये मीटिंग जो है वो स्टार्ट किया, ठीक है। स्लाइड सबके पास हैं क्या? मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर की थी स्लाइड, सबको मिल चुकी हुई हैं क्या? नो मैम। नो तो कीर आप शेयर कर दें, ठीक है। हाँ, ये वाली स्लाइड जो है 6th जो आपकी स्लाइड है लेक्चर की, वो आप शेयर कर दें काइंडली क्लास के साथ। ओके मैम, वैसे मैंने मिड टर्म तक किया था इनके साथ शेयर। ठीक है, ठीक है, आप ये वाली अब शेयर कर दीजिएगा, लेक्चर डिलीवर हो चुका है, आप इसको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। ओके। ओके, थैंक यू सो मच। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम। मैम। अल्लाह हाफिज मैम।